चुनाव के बाद अब चुनावी शोर थम गया। उससे पहले बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा किस तरह का चुनाव लड़ा गया। हमारे जो वर्तमान में विधायक रहे हैं श्रीमान लीलाराम जी ने ये कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना या इस प्रकार की सोच रखना, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल 100% गलत है। उन्होंने ऐसा नहीं रखनी चाहिए। अभी किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती। हमारे जो वर्तमान में विधायक रहे हैं वो स्वयं पूरे 5 वर्ष तक ये कहते रहे हैं कि मेरी चलती थी। और दूसरी तरफ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो विधायक भी नहीं थे, उनकी इतनी चली है कि पूरे भारतवर्ष में किसी को भी कोई भी काम की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से करवाने का प्रयास किया है और करवाया भी। केवल मात्र उसी को चुने जिसकी चलती है। 2005 से लेकर 14 तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक और मंत्री रहे। उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं जो आज हमारे सामने है। 5 अक्टूबर को कैथल विधानसभा के सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतों से आदित्य को जिताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपना चुनाव में एक विशेष बात करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए नायब सैनिक को बुलाया या जिस तरीके से चुनावी जनसभा इन्होंने करने की थी। लेकिन लीलाराम के अलावा उसके सामने जो आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ना भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया, ना राहुल गांधी को बुलाया, ना प्रियंका गांधी को बुलाया, ना किसी और बड़े नेता को बुलाया। क्या लगता है कि फिर भी ये 25 साल का लड़का कुछ कमाल करेगा? और वो भी पेंडिंग इसलिए रहे थे कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था। सिटी स्क्वायर और पार्टी विजन है, नहीं विजन वो मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है। और उसके विजन के अनुसार वो अपना काम न केवल हरियाणा प्रदेश की सरकार से करवा सकते हैं, केंद्र की सरकार से कराने में भी सक्षम है। और उसके बाद उनके पिताश्री का आशीर्वाद उनके पास है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का संघर्ष, संबंध और अनुभव वो उनके पास है। तो मैं नहीं समझता कि वो विकास कार्य में कोई कमी छोड़ पाएंगे। चुनाव के बाद अब चुनावी शोर थम गया, लेकिन चर्चा करेंगे हम आने वाले जो चुनाव है यानी कि कल को। उससे पहले बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा किस तरह का चुनाव लड़ा गया, किस तरह के मुद्दे रहे। कैथल से जो चुनाव लड़ने वाले आदित्य सुरजेवाला है, उनके चुनावी कैंपेन के बारे में, उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में उनसे हम जानेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ है कि कैथल के क्या मुद्दे हैं। चर्चा करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेहद करीबी और आदित्य सुरजेवाला जिनसे लगातार मार्गदर्शन लेते रहे धर्मवीर केमिस्ट हमारे स्टूडियो में है। बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने अपने कीमती समय में से मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। धर्मवीर केमिस्ट जी, जिस तरह से चुनावी शोर तो थम गया, नेताओं का जो प्रचार प्रसार जनसभाएं थी वो थम गया, लेकिन कल चुनाव है, लोग अपना मतदान करेंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे जिस तरह कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आदित्य सुरजेवाला के साथ आप ज्यादातर रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी हैं, तो आपको कैसा लगा ये जो चुनाव था, किस तरह का लगा, क्या विशेष बातें सामने आई? देखिए, कैथल विधानसभा का चुनाव इस बार लगभग 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमा है। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि हमारे जो वर्तमान में विधायक रहे हैं श्रीमान लीलाराम जी ने ये कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना या इस प्रकार की सोच रखना, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल 100% गलत है। उन्होंने ऐसा नहीं रखनी चाहिए, ना कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के सपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य सुरजेवाला जी। उनकी सोच है वे मोहब्बत की दुकान खोलने की और मोहब्बत की दुकान खोलकर ही लोगों को जोड़ने की और लोगों को जोड़कर ही राजनीति करने की। पहला मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा था भी किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती। हमारे जो वर्तमान में विधायक रहे हैं वो स्वयं पूरे 5 वर्ष तक ये कहते रहे हैं कि मेरी चलती थी। और दूसरी तरफ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो विधायक भी नहीं थे, उनकी इतनी चली है कि पूरे भारतवर्ष में किसी को भी कोई भी काम की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको तुरंत प्रभाव से करवाने का प्रयास किया है और करवाया भी। तो कैथल की जनता ने लगभग पूरे चुनाव में ये सोचा भाई हम केवल मात्र उसी को चुने जिसकी चलती है, जिसकी नहीं चलती उसको चुनने का कोई फायदा नहीं है।
तीसरा मुद्दा ये था कि विकास कार्य कौन करवा सकता है। पूरे 5 वर्ष में जब विधायक जी की चली नहीं तो विकास कार्य नहीं हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और पूरे 10 साल 2005 से लेकर 14 तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक और मंत्री रहे। उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं जो आज हमारे सामने हैं, जिनको हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं, हमको उनका ज्ञान है जी। और यदि मैं उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार ही ले लीजिए, यहाँ पर 100% गंदगी के ढेर लगे होते थे, बदबू आती थी। हम लोग जब यहाँ से निकलते थे तो यह सोचकर निकलते थे भाई दूसरी बार इस सड़क से नहीं निकलना। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोचा भाई पूरे शहर को इसे निजात कैसे दिलाई जाए। उन्होंने इसको झील का रूप दिया जी। और ऐसा झील का रूप दिया कि यहाँ से निकलने की बात नहीं बल्कि लोग घूमने के लिए आते। साथ में पार्क बहुत सुंदर बनाया जी, झील बहुत सुंदर बनाई, पानी बहुत स्वच्छ दिया। तो न केवल विद्यार बल्कि जहां पानी की जरूरत थी वहां पानी पहुंचाया, जहां लाइट की जरूरत थी वहां लाइट भिजवाई, जहां सड़क की जरूरत थी वहां सड़क बनवाई, जहां सरकारी कार्यालय की जरूरत थी अलग अलग डिपार्टमेंट के, ताकि जनता को असुविधा न हो और अपनी सुविधा अनुसार उस कार्यालय में जाकर अपना काम करवा सके, वहां अलग अलग डिपार्टमेंटों के कार्यालय बनवाए। तो मैं समझता हूँ कि जो विकास कार्य चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किए हैं वो आज न केवल कैथल की जनता याद कर रही है बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी हो रही है कि क्यों न इस शख्सियत को ही दोबारा मौका दिया जाए जी। तो मैं समझता हूं कि कैथल की जनता ने लगभग मन बना लिया है और मैं तो स्वयं अपनी तरफ से कैथल की जनता से पूरे विधानसभा क्षेत्र की 36 की 36 बिरादरी के लोगों से, न केवल मैं अग्रवाल समाज के लोगों से, 36 के 36 बिरादरी के लोगों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं, विनती भी करता हूं। और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा भी है कि कल 5 अक्टूबर को कैथल विधानसभा के सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतों से आदित्य को जिताने का प्रयास करेंगे। इस तरह से मैं देख रहा था चुनावी कैंपेन जो था, भाजपा का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा। तो भाजपा के जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले लीलाराम थे, उन्होंने अपना चुनाव में एक विशेष बात करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए नायब सैनी को बुलाया या जिस तरीके से चुनावी जनसभा इन्होंने करनी थी की। लेकिन लीलाराम के अलावा उसके सामने जो आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ना भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया, ना राहुल गांधी को बुलाया, ना प्रियंका गांधी को बुलाया, ना किसी और बड़े नेता को बुलाया। क्या लगता है कि फिर भी ये 25 साल का लड़का कुछ कमाल करेगा? देखिए, मैं शायद एक बार आपको पहले कह चुका हूं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को और हमारे अजीज आदित्य को कैथल हल्के की जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा, भाजपा वालों को विश्वास नहीं है, तभी तो वो लोग बाहर से बुला रहे हैं। और कैथल की जनता ने स्वयं ये कहा है कि हम स्वयं को चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला समझकर, अपना बेटा, अपना भाई आदित्य समझकर चुनाव लड़ेंगे। बाहर से किसी स्टार प्रचारक को बुलाने की जरूरत नहीं। तो जिस तरह से हम बात करें कैथल के मुद्दों पर चुनाव रहा, चुनाव आधारित रहा, लीलाराम को खुद मेडिकल कॉलेज जाकर के दिखाना पड़ा कि मैंने ये बनाया है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कामकाज पर जो है कांग्रेस वालों ने वोट मांगे। तो आपका आंकलन क्या कहता है कि क्या मेडिकल कॉलेज लोगों को समझ में आएगा? मेडिकल कॉलेज वो मुद्दा बना जो होना चाहिए था, जिस सोच को लेकर ये मेडिकल कॉलेज में जाके दिखाने के लिए हमने ये बनाया है? देखिए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने कार्यकाल में केवल मात्र 2 प्रोजेक्ट पेंडिंग छोड़े थे, और वो भी पेंडिंग इसलिए रहे थे कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था। सिटी स्क्वायर और पार्किंग, वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट भाजपा पूरे 10 साल में पूरा नहीं कर पाई। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज की केवल मात्र घोषणा हुई है, मेडिकल कॉलेज बना नहीं है। और जब ये मेडिकल कॉलेज बनेगा वो भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रयास से ही बनेगा। और इस घोषणा को भी न केवल एक बार बल्कि हमारे विधायक जी जो रहे हैं लीलाराम जी, उन्होंने 100 बार ये कहा भी मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, मैं मेडिकल कॉलेज लाया हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा था भी नहीं। इस मुद्दे को उन्होंने रखना भी था और उनके पास मुद्दा भी केवल यही था। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाया है, अम्बेडकर कॉलेज बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, हॉस्पिटल बनाया है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्क बनाए हैं, बिजली घर बनाए हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितने विकास कार्य उन्होंने किए नहीं, शायद
पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं। तो भाजपा ये जो आपने 2 प्रोजेक्ट बताए कि भाजपा उनको पूरा नहीं कर पाई। भाजपा एक बात और कहती है कि हमारी सरकार जो ईमानदार सरकार रही है और ईमानदार सरकार देखते हुए लोग हमें चुनेंगे। मैं समझता हूँ सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा रही है। और यदि कैथल विधानसभा का मैं उदाहरण दूं नहीं, तो उसमें नगर परिषद का उदाहरण ही काफी है। नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरे 2 साल में कैथल विधानसभा के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने जिंदगी में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। न केवल पैसे चल रहे हैं, बल्कि हम तंग भी हो रहे हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर थे, चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर था, चाहे वो नक्शा पास करवाने को लेकर था, चाहे वो सफाई व्यवस्था को ठीक करवाने को लेकर था। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं। एक बात और याद आई मुझे, खट्टर साहब को बुलाया गया था बंद कमरे में, कुछ लोगों की मीटिंग खट्टर साहब ने ली एक होटल में, लेकिन खट्टर को बाहर एक जनसभा में संबोधित करने का मौका नहीं दिया। क्या लगता था इनको कि खट्टर अगर बाहर आएंगे तो नुकसान हो सकता है? नहीं, खट्टर साहब को स्वयं पता था यदि मैं जनसभा करने की सोच रखूंगा तो जनसभा हो नहीं पाएगी। जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा, हेमा मालिनी को बुलाना पड़ा, जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पर यह जिम्मेवारी थी कि आपने 90 की 90 विधानसभा चुनाव में प्रचार करना है और भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिताना है, जब उसने देखा कि बाकियों को तो जिताने की बहुत दूर की बात है, मैं स्वयं भी हार रहा हूं, तो खट्टर साहब या कोई और, ये तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कि इसलिए हेमा मालिनी को बुलाया गया ताकि भीड़ और जमावड़ा बने। बस मुझे लगता है कि अपनी संतुष्टि के लिए बुलाया गया, हार तो उनको भी पता है। तो जिस तरह बात करें, जो चुनाव तो कल हो ही जाएगा, लगता है कि अगर मान लो, चलो आप कह रहे हैं कि भाई आदित्य सुरजेवाला यहाँ से जीत, लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड था भाजपा का हरियाणा में, उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से विधायक चुने गए, लेकिन जैसा आपने कहा कि काम उस गति से नहीं हो पाए क्योंकि सरकार बदल गई। तो ऐसी परिस्थितियों में लगता है कि आदित्य सुरजेवाला कुछ काम कर पाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार ना बने? देखिए, सर्वप्रथम तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार है, और दूसरी बात यह है कि आदित्य का जो विजन है, नहीं विजन, वो मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है, और उसके विजन के अनुसार वो अपना काम न केवल हरियाणा प्रदेश की सरकार से करवा सकते हैं, केंद्र की सरकार से कराने में भी सक्षम है, और उसके बाद उनके पिताश्री का आशीर्वाद उनके पास है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का संघर्ष, संबंध और अनुभव वो उनके पास है। तो मैं नहीं समझता कि वो विकास कार्य में कोई कमी छोड़ पाएंगे। मुझे तो लगता है कि शायद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी ज्यादा काम करवाने में सक्षम है। भाजपा नेताओं के द्वारा तरह तरह के सम्मेलन किए गए, आप लोगों की ओर से भी सम्मेलन किए गए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप अग्रवाल समाज से आते हैं, अग्रवाल समाज अब की बात कहाँ है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने अग्रवाल सम्मेलन किया 1 सितंबर 2024 में। वो हम लोगों ने इसलिए किया कि हम अग्रवाल समाज से संबंधित हैं जी, और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती थी कि समाज का एक सम्मेलन किया जाए, क्योंकि पूरा समाज इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ है, अपने अजीज आदित्य के साथ। वो सम्मेलन सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं की शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से, सहयोग से सफल रहा। उसके पश्चात सभी समाज के लोगों ने सम्मेलन किए हैं और सभी सफल रहे हैं, और मैं ये खुद भी कहता हूं और कई बार कह भी चुका हूं कि चुनाव हमेशा 36 बिरादरी के सहयोग से जीता जाता है, न केवल एक बिरादरी से। वो अलग बात है कि जो साथी जिस बिरादरी से है, वो अपने समाज की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए प्रयास करता है। तो आपका कहने का 36 बिरादरी के लोग आदित्य के साथ? मैं ये कहता हूं कि आदित्य के साथ नहीं, बल्कि आदित्य के साथ 36 बिरादरियों का सबसे ज्यादा आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन है। इस तरह से बात करें, एक भाजपा नेता का एक बयान भी आया था, आपके अग्रवाल समाज के जो प्रधान है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिल लिए, तो उनका बयान आया कि तो घटिया लोग हैं। उसके बाद फिर एक कार्यक्रम के माध्यम से उंगली काट देने की भी बात आई। ऐसी बयानबाजी को क्या ठीक समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उसने इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे ये लगता है या तो उसका अनुभव कम है या वो परेशान है। इन दोनों में से एक बात तो अवश्य है। तो इस वजह से उसने ऐसा बयान दिया, क्योंकि जो प्रधान है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मानित पद होता है, और उसको पूरा समाज बनाता है, जिसमें वो स्वयं भी शामिल था। और उसके बाद वो इस प्रकार के शब्दों का यदि वो प्रयोग करता है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधान का पद एक सम्मानित पद है, और प्रधान ने स्वयं ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस बार चुनाव में न केवल
अपने अजीज आदित्य का, न केवल चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाले का, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा और जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करने का प्रयास करूंगा। चलो देखिए, ये तो उसका मन की बात थी, लेकिन चुनाव दोनों ही लड़ रहे थे, धर्मवीर जी, भाजपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी। क्या लगता है कि दोनों ने एफर्ट्स लगाए होंगे, और ये तो जनता के खुद की मन की बात होती है कि वो कौन किसके साथ जाना चाहता है। क्या लगता है कि आदित्य सुरजेवाला ज्यादा कामयाब हुए जनता को जो है अपनी ओर आकर्षित करने में, जनता को अपने साथ लगा रहे? देखिए, जो विकास कार्य है उनके पिताजी ने करवाए हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। एक तो उस बात को लेकर जनता ने विचार किया है। एक दूसरी गलती जो पिछली बार 2019 में हो गई थी, उस पर विचार किया कि हमने इस बार गलती की है, अगली बार गलती नहीं करेंगे। और अगली बार 100% चुनाव जीतने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। समाज के प्रति पूरा लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। 36 बिरादरी का पूरा मान सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता के बीच में रहता है, जनता के हर सुख दुख में शामिल होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बात और देखी मैंने कि आदित्य सुरजेवाला को भीड़ में कोई बाम पकड़ ले, कोई बाजू पकड़ के बात कहे, बात करे, कितनी भी देर खड़ा रखे, कोई ऐसी वो बात नहीं लगी कि मैं बड़े एक नेता का लड़का हूँ। कहीं कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं। नहीं, वो तो स्वयं ये कहता है कि यदि मैं कल को नेता बनता हूँ तो नेता बनाने वाले भी आप लोग हैं जी, इसलिए आप लोग पहले नेता है, मैं बाद में नेता हूँ। और बल्कि वो स्वयं को नेता मानता ही नहीं जी। वो तो किसी को कहता है भी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका पोता हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, किसी को चाचा, किसी को ताऊ, किसी को दादा। तो जो साथी नेता नहीं मानता, तो वो मैं समझता हूँ कि इससे मिलनसार व्यक्ति हो नहीं सकता जी। चलो। और ये हमारा सौभाग्य है कि केवल मात्र 25 साल की उम्र में हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने जा रहा है जी। और ये पूरी कैथल विधानसभा का भी सौभाग्य है कि इतना बड़ा परिवार हमें मिला हुआ है जी। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, चाहे मैं दिल्ली जाऊं, चाहे मैं राजस्थान जाऊं, चाहे मैं पंजाब जाऊं, चाहे मैं हिमाचल जाऊं, चाहे मैं चंडीगढ़ जाऊं, वो लोग भी हमें कहते हैं कि आप लोगों का भी सौभाग्य है कि इतना बड़ा परिवार आपके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मिला हुआ है। अशोक तंवर के आने को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया रहा, बल्कि अशोक तंवर जी को बधाई देते हैं और अशोक तंवर का हमें बहुत फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है कि भाजपा में जो अभी कुछ नेता और ऐसे हैं जिनमें असंतोष है, चाहे राविंदर जीत की बात करें, उनकी खुद की जो है इच्छाएं थी मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, केवल एक नेता में नहीं है, भाजपा में तो सभी नेताओं में असंतोष है, चाहे वो अनिल विज जी है, चाहे वो राविंदर जीत जी है, चाहे कोई भी है। ये असंतोष की वजह से तो भाजपा सरकार जा रही है। असंतोष सभी नेताओं में असंतोष है, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जी में भी असंतोष है कि उनको हटाया गया है। चलो, तो ये चर्चा इसलिए जरूरी है धर्मवीर जी, ताकि पता चले, क्योंकि चुनाव में भागदौड़ रही, लेकिन जनता को पता चले कि असल मुद्दे क्या है। भाषण और लंबे लंबे जो उनके मैनिफेस्टो रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक जमीन से जुड़ी हुई बातें तो हम करते हैं ताकि पता चले कि जनता को कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे क्या है। बस एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, कल 5 तारीख को वोटिंग, कैथल विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें, संयम में रहकर मतदान करें, भाईचारे को बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान आदित्य के लिए करें जी। चलो, तो शुक्रिया। तो लगातार यूं ही चर्चा करते रहेंगे मुद्दों को लेकर, क्योंकि अक्सर मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों की ही राजनीति चल रही थी। तो कैथल के मुद्दे क्या है, उन्हीं पर चर्चा हमने की, और आपका क्या कहना है इस बातचीत को, आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह चर्चा करेंगे लोगों से और जानेंगे उनके जहन में क्या है।